नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज से एक नए टॉपिक पर बात करने वाली हूं, जो कि है यूजीसी नेट। आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जो यहाँ पर अभी तक क्लासेस करवा रहे थे, फ्री क्लासेस जो आप देख रहे थे, उसमें हम करवा रहे थे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर, यानी टीजीटी और पीजीटी वाले। लेकिन अभी यहाँ हम शुरू करने वाले हैं यूजीसी नेट के टॉपिक पर, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि काव्य शास्त्र आज हमने चुना है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम काव्य शास्त्र पर कुछ चर्चा करें, तो इसलिए हमने यहाँ पर आज यूजीसी नेट के अंतर्गत एक टॉपिक चुना है, जो कि है काव्य शास्त्र। और इसमें हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आप जानते हैं इकाई 3 यानी कि नेट के सिलेबस में जो इकाई 3 लगी हुई है, उस इकाई 3 में हम साहित्य शास्त्र नाम के एक टॉपिक को देखते हैं। साहित्य शास्त्र, तो उस टॉपिक में थोड़ी सी राइटिंग गंदी बनेगी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है इस पर लिखने की, तो आप लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड करिएगा। तो साहित्य शास्त्र के अंतर्गत जो कि हमारा दो टॉपिक आते हैं, एक तो आता है भारतीय काव्य शास्त्र और एक आता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र जो है, उसके अंतर्गत आज हम यहाँ पर इस क्लास को लेने वाले हैं, यानी कि आपको ये वीडियो पहुँचाने वाले हैं। आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो रहेगी। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र, ये दो टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। तो काव्य शास्त्र में भी सबसे पहले आपको दिया गया है सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में क्या क्या आपको पढ़ना है, आप यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सामान्य परिचय, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस संप्रदाय, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस लक्षण एवं उदाहरण, अलंकार संप्रदाय, अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, काव्य दोष और शब्द शक्ति। इतने सारे पॉइंट्स आप जो है इस इकाई 3 में आप पढ़ेंगे, यानी कि इकाई 3 जो आपकी है, ये सबसे ज्यादा काव्य शास्त्र पर आधारित ये इकाई, जिसमें कि भारतीय काव्य शास्त्र की अभी हम आपको रूपरेखा बता रहे थे। इसके बाद आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर जब जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे सामान्य परिचय उसका, और उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ चिंतक और उनकी रचनाएं, चिंतकों की रचनाएं। और इसके अलावा उसमें अलग अलग से टॉपिक दिए गए हैं। प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का सिद्धांत, लोनजाइनस का उदात्त सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, मैथ्यू आर्नल्ड को पढ़ेंगे, कॉलरिज जिनका की कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत पूछा जाता है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद पूछा जाता है, टीएस एलियट के सिद्धांत, आईए रिचर्ड्स के सिद्धांत यानी कि नई समीक्षा, रूपवाद, संरचनावाद, मिथक, प्रतीक, बिंब, फैंटेसी, यथार्थवाद आदि आदि चीजें आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पर जो शुरू करने वाले हैं वो काव्य शास्त्र की आज पहली क्लास है। इस क्लास में हम सामान्य परिचय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि काव्य शास्त्र है क्या चीज और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से कथन लेने हैं, ये सब चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं पहली हमारी जो पहला पॉइंट है वो है भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय। भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है, यानी जिसे हम भारतीय काव्य शास्त्र कहते हैं, वो एक तरह से मूल जो संस्कृत कवियों का एक शास्त्र लिखा गया है, शास्त्र क्या कह सकते हैं, जो कि इनकी रचनाएं, जो कि इनके ग्रंथ रहे हैं, उन्हें हम यहाँ इस काव्य शास्त्र से परिभाषित करते हैं। काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाला शास्त्र जो होता है उसे ही काव्य शास्त्र कहा जाता है। तो ये हो गया इसके बारे में सबसे बेसिक चीज, जो कि आप जानते होंगे सामान्य परिचय के अंतर्गत ये आता है कि पहले तो हम ये जाने कि आखिर वाकई में काव्य शास्त्र है क्या। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट में दिया गया कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के लक्षण, प्रयोजन, हेतु, गुण व दोष आदि यानी कि और भी चीजें इसमें हैं जो कि हमने अभी आपको गिनवाई थी। काव्य प्रयोजन है, रस है, उसमें छंद है, अलंकार है, और इसके अलावा ध्वनि संप्रदाय, रीत संप्रदाय, औचित संप्रदाय, वक्रोक्ति आदि आदि का जो है यहाँ पर काव्य शास्त्र के अंतर्गत विवेचन किया जाता है। अगला पॉइंट है कि काव्य शास्त्र को ही साहित्य शास्त्र कहा जाता है।
साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के अंतर्गत कोई विशेष अंतर नहीं है, यानी कि इन दोनों का जब हम नाम लेते हैं तो हमें सुनने में अलग अलग लगता है कि काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो काव्य शास्त्र को ही साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा है। अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है नेट के जिसमें कि आपने उसको परचेज कर रखा है तो उसमें भी आप देखेंगे तो जो इकाई 3 है उस इकाई 3 में आपको साहित्य शास्त्र के नाम से ही टॉपिक मिलता है, जिसे काव्य शास्त्र के माध्यम से यानी जिसके अंतर्गत आपको काव्य शास्त्र को पढ़ना है। अगला बिंदु है काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम अलंकार शास्त्र है, यानी इसी काव्य शास्त्र जिसे हम साहित्य शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, इसका प्राचीनतम नाम जो था वो था अलंकार शास्त्र। आचार्य भामा, दंडी, रुद्रट, वामन आदि आचार्यों ने काव्य अलंकार नाम दिया। इसी साहित्य शास्त्र को जिसे हम काव्य शास्त्र के नाम से जानते हैं, इसे ही आचार्य भामा, दंडी, रुद्रट, वामन आदि आचार्यों ने काव्य अलंकार नाम दिया है। अगला पॉइंट है कि राजशेखर ने, ये भी संस्कृत के एक आचार्य हैं, राजशेखर ने काव्य शास्त्र के लिए साहित्य विद्या नाम दिया है। साहित्य विद्या नाम दिया है राजशेखर ने काव्य शास्त्र के लिए। वात्स्यायन ने इसे क्रियाकल्प नाम दिया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये पूछे जा सकते हैं, आप चाहे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट के लिए स्पेशली पढ़ रहे हैं। ये काव्य शास्त्र से जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से आपके लिए नए भी दिख रहे होंगे, लेकिन इन्हें आपको पढ़ना है। तो क्रियाकल्प के नाम से वात्स्यायन ने काव्य शास्त्र को नाम दिया था, लेकिन वो प्रचलित नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि राजशेखर ने भी विद्या यानी कि साहित्य विद्या नाम से ये नाम दिया था काव्य शास्त्र को, ये भी प्रचलित नहीं हो पाया और क्रियाकल्प भी प्रचलित नहीं हो पाया। और आचार्य विश्वनाथ एवं आचार्य रुय्यक ने काव्य शास्त्र के लिए, ये जो आचार्य विश्वनाथ एवं आचार्य रुय्यक हैं, इन्होंने काव्य शास्त्र के लिए साहित्य नाम दिया, सिर्फ साहित्य का नाम दिया है। तो ये भी जैसे आप इनका जो आचार्य विश्वनाथ का जो एक सिद्धांत पढ़ते हैं, संस्कृत साहित्य के अंतर्गत इनका एक वाक्य बहुत ज्यादा पूछा जाता है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो इस प्रकार से इनके इस साहित्य नाम देने के पीछे भी कुछ उद्देश्य इसी प्रकार का था, लेकिन सामान्य रूप से साहित्य के सिद्धांतों लक्षणों का विवेचन होने से साहित्य शास्त्र नाम सामान्य रूप से प्रचलित हुआ, यानी कि जो हम काव्य शास्त्र जानते हैं उसी को हम साहित्य शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के विकास पर। भारतीय काव्य शास्त्र जो कि साहित्य शास्त्र आप नाम सुन रहे हैं, इसके अंतर्गत ये आता है, यानी भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो यहाँ भारतीय काव्य शास्त्र का विकास कैसे हुआ इस पर हम बात करेंगे। यहाँ कुछ पॉइंट्स में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि काव्य शास्त्र का विकास विभिन्न कालों में हुआ। कौन कौन से काल थे ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। 2016 के टीजीटी या पीजीटी परीक्षा में पूछा गया था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, और इसके अलावा नेट में यानी कि नेट में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार से इसके कालों के बारे में, किसके काव्य शास्त्र के जो काल रहे हैं प्राचीन से लेकर नवीन तक, वो उनके बारे में बात कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो काव्य शास्त्र का जो विकास है वो विभिन्न कालों के अंतर्गत हुआ है, जिसमें पहला काल माना जाता है प्रवर्तन काल को। ये ईसा पूर्व से 5वीं सदी तक माना जाता है प्रवर्तन काल। इसके आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि प्रवर्तन काल क्या है और क्या प्रतिपादन काल क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा इसमें है प्रतिपादन काल, जो कि 6ठी सदी से लेकर के 11वीं सदी तक मिलता है। फिर है संग्रह समन्वय काल, जो कि 11वीं सदी के बाद का समय है। और चौथा है भाषा काल, 16वीं, यहाँ पर 16वीं होगा, 16वीं सदी से अब तक। यानी कि आप देख सकते हैं कि काव्य शास्त्र का जो विकास हुआ वो विभिन्न कालों के आधार पर हुआ है। एक तो हुआ प्रवर्तन काल, दूसरा प्रतिपादन काल, तीसरा संग्रह समन्वय काल, चौथा भाषा काल। तो इस प्रकार से इसका जो काल का विभाजन है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम चलेंगे कि केवल नाट्य शास्त्र ही इस समय का प्रामाणिक ग्रंथ था। जैसे आप जानते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है और नाट्य शास्त्र ही इस समय का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो उपलब्ध है। तो इसलिए इस प्रवर्तन काल का प्रवर्तक भी भरत मुनि को माना जा सकता है।
या माना जाना चाहिए। ठीक है, और अभी इसके बारे में संदेहास्पद है कि किसे माना गया ये नहीं पता, लेकिन प्रवर्तन काल के अंतर्गत भरत मुनि का सर्वश्रेष्ठ योगदान है। इन्होंने नाट्य शास्त्र ग्रंथ को लिख करके, इस प्रामाणिक ग्रंथ की रचना करके इस काल में, और जो कि हमारे वर्तमान समय में उपलब्ध भी है, इसलिए इन्हें प्रवर्तन काल का प्रवर्तक कहना समीचीन है। अब हम बात करते हैं प्रतिपादन काल की। तो प्रतिपादन काल में कुछ आचार्यों के नाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं। एक तो है भामा, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक, महिमभट्ट, यहाँ पर हलंत होना चाहिए, महिमभट्ट, क्षेमेंद्र, अभिनवगुप्त और आचार्य मम्मट। इन्होंने काव्य शास्त्र के विविध सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यानी कि प्रतिपादन काल में, हमने प्रवर्तन काल में देखा तो यहाँ पर भरत मुनि की चर्चा मिली हमको और नाट्य शास्त्र का उल्लेख मिला है। और प्रतिपादन काल में ये जो तमाम आपको कवि या आचार्य कवि दिख रहे हैं, भामा, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक, महिमभट्ट, क्षेमेंद्र, अभिनवगुप्त और आचार्य मम्मट, ये सभी, इन सभी ने काव्य शास्त्र के विविध सिद्धांतों का प्रतिपादन इस काल में किया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिपादन काल की ही। प्रतिपादन काल में ही 5 प्रमुख संप्रदाय, जिन्हें हमें इस सीरीज के अंतर्गत पढ़ना है, यानी काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें से अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय एवं औचित्य संप्रदाय का प्रचलन हुआ। प्रतिपादन काल में ही 5 प्रमुख संप्रदाय आते हैं, जो कि वहीं से इनका प्रवर्तन माना जाता है, प्रचलन वहीं से शुरू हुआ माना जाता है। एक है अलंकार संप्रदाय, दूसरा रीति संप्रदाय, तीसरा ध्वनि संप्रदाय और चौथा वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि संग्रह समन्वय काल रहा है। संग्रह समन्वय काल में जो पूर्व में स्थापित सिद्धांत रहे, मतलब जो ऊपर आपने आचार्यों को पढ़ा है प्रवर्तन काल और प्रतिपादन काल में, उनके द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किए गए, उन्हीं सिद्धांतों के साथ इस समय के सिद्धांतों का समन्वय स्थापित करने का इस काल में प्रयास किया गया। इसमें जो विद्वान हैं उनमें से मुख्य में आते हैं रुय्यक, हेमचंद्र, रामचंद्र, गुणचंद्र, जयदेव, आचार्य विश्वनाथ, भानुदत्त, पंडितराज, जगन्नाथ, इन सब की गणना की जाती है इसमें संग्रह समन्वय काल के अंतर्गत। और ये जो संग्रह समन्वय काल है, आप इसमें समझ सकते हैं कि ये जो पुराने, जो पूर्व में स्थापित सिद्धांत दिए गए थे, उन सभी की यहाँ पर विवेचना की गई है और उन्हीं को पुनः स्थापित करने का और उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास इस काल में किया गया है। अब हम बात करते हैं भाषा काल की। तो भाषा काल में क्या हुआ? भाषा काल में काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा हिंदी, बंगाली, मराठी आदि विविध भाषाओं में होने लगी। तो इसमें जो पूर्व में दिए गए सिद्धांत थे, उन्हीं शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा कई भाषाओं में होने लगी, इसीलिए इसका नाम भाषा काल रखा गया। और इसमें हिंदी, बंगला, मराठी आदि भाषाओं में इन सब की चर्चा हुई है। इसके बाद संस्कृत काव्य शास्त्र का जो प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है, जो हमारे सामने आता है, वो आप देख सकते हैं। प्रथम उपलब्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र है और नाट्य शास्त्र आप जानते हैं, इसके जो रचनाकार हैं वो आचार्य भरत मुनि हैं। अगला है काव्य शास्त्र का अंतिम और प्रख्यात एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ रस गंगाधर है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो नाट्य शास्त्र है और सबसे अंतिम ग्रंथ रस गंगाधर है। नाट्य शास्त्र के ग्रंथकार आचार्य भरत मुनि हैं और रस गंगाधर के आचार्य पंडितराज जगन्नाथ हैं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर काव्य शास्त्र की जो हम चर्चा कर रहे थे वो आप लोगों को दिख रही है, यानी कि आज हम इतने ही पॉइंट्स आपको सामान्य परिचय के अंतर्गत दे पा रहे हैं और नेक्स्ट डे हम आपको काव्य शास्त्र पर, यानी पूरी चर्चा हम पूरे काव्य शास्त्र के समस्त टॉपिक्स पर यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब इसके बाद हम आपको देंगे काव्य लक्षण की वीडियो, काव्य लक्षण, और इसके साथ ही हो सकता है काव्य लक्षण प्लस काव्य हेतु आपको दिए जाएं एक ही क्लास में। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो अपने सुझाव भी हम तक जरूर रखें कि क्या आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी कोशिश जो है वो अभी तक मैं सिर्फ टीजीटी पीजीटी पर फोकस कर रही थी, यानी कि सिर्फ उसकी वस्तुनिष्ठ की सीरीज में चला रही थी, लेकिन मैंने उसको कुछ दिनों के लिए ब्रेक कर दिया है। तो इस वाली क्लास में हम यूजीसी नेट के अंतर्गत पूछे जाने वाले जो कुछ टॉपिक हैं मेन उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि आज हमने काव्य शास्त्र के सामान्य परिचय पर चर्चा की है।
तो वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में हम ये लक्षण, हेतु, काव्य प्रयोजन, रस संप्रदाय, इन सभी पर आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग इसे चाहें तो अपने मित्र मंडली में शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी से विदा चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और काव्य शास्त्र के टॉपिक पर या नेट के किसी भी टॉपिक पर अगर आप हमसे कोई मदद चाहते हैं तो उसे जरूर लिखें। उस पर मैं वीडियो देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, यानी मैं देने की कोशिश करूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही।